चुका था। सोनू चिड़िया और कबूतरी दोनों आमों की तोड़ाई कर रहे थे। जल्दी जल्दी आमों की तोड़ाई करो सोनू, वरना वो दुष्ट उल्लू आ गया तो हमारी खैर नहीं। एक तो हम जंगल के बीचों बीच आ गए हैं। मुझे तो उस दुष्ट उल्लू को सोचकर ही बहुत डर लग रहा है। हाँ कबूतरी, जल्दी जल्दी ही आम तोड़ रही हूँ। मुझे भी उस दुष्ट उल्लू का शक्ल देखने का कोई भी मन नहीं है, और ये आम बहुत ही दूर दूर में लगे हुए हैं, इसलिए तोड़ने पर समय लग रहा है। वो बगीचा उल्लू का था, जो कि बहुत ही खड़ूस और दुष्ट उल्लू था। वो अपने बगीचे में किसी को भी आने नहीं देता था, और पकड़े जाने पर उन्हें पीट पीट कर उनके हाथ पैर तोड़ देता था। अब थैला एकदम रसदार आमों से भर गया है। कबूतरी, मेरा तो सेब तोड़ने का भी मन है, लेकिन अब ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। वो दुष्ट उल्लू राम आ गए तो पछताना पड़ जाएगा। मिला हुआ आम वापस हो जाएगा और पिटाई पड़ेगा वो अलग। दोनों पक्षी आमों से भरे हुए थैलों को लेकर उड़ने लगते हैं, और कुछ ही दूर जाने पर कबूतरी अपना थैला भारी वजन के कारण नीचे गिरा डालती है। वो थैला सीधे सोते हुए उल्लू के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बचाओ बचाओ, अरे मैं तो मर गया। ओ माय गॉड, बचाओ, पुलिस पुलिस। अरे सरदार, तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ नहीं गिर पड़ा, बल्कि वो दोनों पक्षी तुम्हें आम से भरा हुआ थैला मारा है। वो देखो ऊपर चोरी करके। अरे बाप रे, थैला तो सीधा उल्लू के ऊपर जाकर लग गया। सोनू जल्दी, वरना ये दुष्ट उल्लू हमें पकड़ लेगा। अब तो ये और भी ज्यादा क्रोधित हो गया है। दोनों पक्षी जैसे तैसे भागकर गिरते पड़ते वहां से अपने जंगल आ जाते हैं, और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जान बची तो लाखों पायल लौट कर आम लेकर घर को आए। आज तो बच ही गए, वरना पता नहीं क्या होता। कबूतरी, तुमने तो आज मरवा ही डाला था। हाँ सोनू, तुम ठीक कह रही हो, आज तो हम मर ही गए थे। चलो अब इन बचे खुचे आमों को बांट लेते हैं, ठीक है? फिर दोनों पक्षी सोनू के बचे हुए थैले में से आमों को आधा आधा बांट लेते हैं। माँ, ये आम तो वाकई में बहुत मीठा आम है। माँ, खाकर तो मजा ही आ गया। कहाँ से लेकर आए हो ये माँ? बेटा, ये आम ना मुझे पास ही के जंगल में मिला था, पड़ा हुआ, तो मैं ले आई। अब चलो चलो आम खाओ, सवाल मत पूछो, ठीक है? कुछ ही दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और सभी पक्षियों की ठंड से हालत बहुत बुरी हो जाती है। अरे बाप रे, काली कौवी और सोनू, ठंड का तो प्रकोप बहुत बढ़ चुका है। क्या करें अब? बताओ बताओ, कुछ उपाय निकालो, वरना इस बार तो लगता है ये ठंड हमारे लिए आखिरी ठंड का मौसम होगा। तुम चिंता मत करो कबूतरी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम्हारे और हमारे घर के कुछ खराब कपड़ों को मिलाकर हम एक बढ़िया कपड़ों का घर बनाएं। क्यों, क्या राय है तुम्हारा? हाँ, आइडिया तो बढ़िया है। क्यों नहीं सोनू। फिर सोनू और कबूतरी अपने बचे खुचे खराब कपड़ों से एक बढ़िया कपड़ों का घर बनाते हैं। वो कपड़ों का घर बहुत ही सुंदर था। इस तरह से ठंड में वह पक्षी कपड़ों के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में तोतू महाराज नाम का एक राजा रहता था। जंगल के बहुत सारे पक्षी उसी की बात माना करते थे। वो राजा बहुत ही अच्छा और नेक राजा था। सुनो सुनो मेरे सभी जंगल के प्रिय प्रजाओं, मैं जंगल में आज ये घोषणा करता हूँ कि मेरे बेटे के जन्म दिवस पर सभी पक्षियों को आज फ्री में आम और अंगूर बंटवाए जाएं। ये मेरा आप सभी से घोषणा है। अरे वाह, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपके बेटे के जन्म दिवस पर तो आज आपने जो भी कहा वो तो सर आंखों पर जा बना, मगर इसी खुशी में मेरी एक छोटी सी दुखद विनती है। महाराज, कहो तो बताऊं? हाँ सोनू, बताओ बताओ, कैसी दुखद खबर है? बोलो बोलो, हम अभी जिंदा हैं, हम करेंगे इंसाफ। महाराज, मेरे घर
घर पूरी तरह से टूट चुका है। कृपया आप हमें थोड़े से सोने के मुद्रे और धन दे दें तो हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। और आपका हुक्म सर आंखों पर महाराज। हाँ हुजूर आला, जरूर जरूर। सेनापति, सोनू हुजूर आला को 50 सोने के मुद्रे दिए जाएं। ये मेरा हुक्म है, समझे तुम? तोतो महाराज बहुत ही दयालु राजा था। वो सोनू चिड़िया को 50 सोने के मुद्रे और धन दे देता है। इसके अलावा वो सभी पक्षियों की मदद खुशी खुशी किया करता था, जिससे उसके जंगल के सभी प्रजाएं बहुत खुश थे। राजा साहब तो सच में बहुत ही दयालु राजा है। बंटी, ऐसे राजा तो सभी जंगल की प्रजाओं को मिले। कल तो सोनू चिड़िया की बातों को सुनकर उन्होंने तो यूं ही उसकी समस्याओं को हल कर दिया। ये देखकर तो मेरी आंखों में यकीन ही नहीं हुआ बंटी। हाँ सोनू, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ कि वो झट से ही सोनू समस्याओं को समझकर हल कर दिए। क्या बात है, क्या बात है। एक और दिन जंगल में कुशल मंगल बीता। सेनापति, आज हमें जंगल घूमने का मन कर रहा है, वो भी हमारे डोला में। चलो हमें डोला में डोली में जंगल घुमाने को ले चलो। ये मेरा आदेश है। सेनापति तुरंत ही 2-3 सिपाहियों पक्षी के साथ तोतो महाराज को डोली में बिठाकर जंगल की ओर घुमाने को निकल पड़ते हैं। राजा साहब डोली में बैठा हुआ था और 2 सिपाही पक्षी डोली को दोनों तरफ से पकड़े हुए थे और उड़ रहे थे। सिपाहियों, हमें घूमने के लिए जंगल दिख गया। वो देखो, वो सामने के ही जंगल में, चलो वहीं घूमेंगे। और पहले चलो वहाँ विश्राम कर लेते हैं, उस पेड़ के नीचे, ठीक है? राजा और सभी सिपाही पक्षी विश्राम के लिए एक विशाल बड़े से पेड़ के नीचे रुकते हैं। वो देखो कबूतरी, वो राजा उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। चलो सभी पक्षियों को नसीले खाना खिला के बेहोश कर देते हैं और राजा को अगवा करके उसकी जगह में हम चले जाते हैं। अरे वाह उल्लू जी, एकदम बढ़िया आइडिया है। हाँ चलो चलो, नसीले खाना खिला देते हैं। महाराज की जय हो। जाफना, हम आपके लिए ये पकवान लेकर आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो ये छोटा सा उपहार हमारे ओर से स्वीकार कीजिए। डाकू उल्लू और कबूतरी राजा तोतू और सभी सिपाहियों को वो नसीली पकवान खिलाते हैं और सभी बड़े चाव से वो पकवान खाते हैं। कुछ ही देर में नशीली दवाओं का असर शुरू हो जाता है और राजा समेत सभी बेहोश हो जाते हैं। चलो उल्लू, राजा को इस पेड़ पर रस्सी से बांध देते हैं और राजा के ताज को पहनकर इसके जंगल चलते हैं और कहेंगे कि राजा ने हमको भेजा है अपनी ओर से और सारा खजाना लूट लेंगे। इस तरह से प्लानिंग करके उल्लू और कबूतरी राजा के ताज को पहनकर और राजा को रस्सी से बांधकर उसके जंगल चले जाते हैं। कौन हो तुम और हमारे राजा कहाँ हैं और उनका ताज तुम्हारे पास कैसे? जल्दी बताओ, जल्दी, वरना अंदर काल कोठरी में डाल दूंगा। हमें राजा साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि मुझे जंगल से शिकार करने में 2-3 दिन समय लगने वाला है। तब तक तुम राजपाट संभालना। राज दरबारी ये सब सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और दोनों को काल कोठरी में डाल देते हैं। इस तरह से दोनों पक्षी को अपने किए की सजा